हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने कल से शुरू किया है बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 का उड़ान बैच। और उड़ान बैच में हम लोग जो है आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और मिसलेनियस सभी जगह का कॉम्बिनेशन मिलाकर बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं। और वो क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका केवल बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक क्वेश्चन में बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा पॉइंट को बताया जा रहा है। तो अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो केवल बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार दरोगा और बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन आपका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग का साफ कहना है कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर इसको अच्छे से तैयारी करोगे और अच्छे से देखोगे, नोट डाउन करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन 2 की शुरुआत करेंगे। इसके लिए मैं सालों मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और इस सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में सजेशन ले सकता है। और उसके बारे में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ले सकता है। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जो भी सजेशन देगा वो उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा अनुच्छेद 129, तो पिछले बार एसआई में ये पूछा हुआ था क्या, तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद से पता चलता है, तो हो जाएगा आपका 129। ठीक है, क्या, तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय। अब अभिलेखीय क्या हो गया, मान लो कि आज कोई इंसिडेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसको रिकॉर्ड करके रख लिया जाएगा कि इन फ्यूचर अगर ऐसा ही कुछ इंसिडेंट फिर से होता है तो इसी मामला या फिर इसी से हेल्प लेकर के आगे का सजा सुनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। और देखना हाई कोर्ट भी अपने आप में अभिलेखीय न्यायालय होता है और इसका चर्चा तो अनुच्छेद 215 में किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा अनुच्छेद 132। इसमें क्या है कि अगर हम हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, हमको और भी मतलब आगे जाना है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के फैसले के बाद। और देखना 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भीमराव अम्बेडकर इसको भारतीय संविधान का आत्मा कहें। क्यों, क्योंकि देखो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, क्या बताया गया है, तो इसमें हमारे फंडामेंटल राइट को डिवाइड किया गया है। मतलब बताया गया है कि इतने तरह का भारतीय नागरिक को क्या मिलेगा, अधिकार। अब देखो यहाँ पे तो इतना सारा अधिकार बता दिया गया, अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि हमको ये अधिकार मिला, नहीं मिला, कम मिला या फिर कोई छीन लिया, तो कोई तो ऐसा संस्था होना चाहिए ना जहाँ पे हम जाएँ कि हमसे अधिकार छीन लिया जा रहा है। तो वही है आपका सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब अगर हमसे हमारा मौलिक अधिकार कोई छीनता है या कम करता है तो उसके खिलाफ हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आपका हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये अधिकार हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 32। ठीक है, इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अनुच्छेद 226 इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, और फिर वहाँ पर जाकर के हमें हमारा मूल अधिकार मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, ठीक है, फॉरेन हाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री। अगर यही आपसे देखो, आपसे सेल्सियस में भी पूछ सकता है, केल्विन में भी पूछ सकता है। ठीक है, देखो हम लोग जो तापमान को है इसको 2-3 भाग में मापते हैं। जैसे दिखना, एक तो हो जाएगा आपका फॉरेन हाइट में भी मापते हैं, ठीक है, सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, और आपका र्यूमर, ठीक है, र्यूमर से भी हम लोग क्या मापते हैं, तो तापमान ही मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे बता दिया है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है हम लोग फॉरेन हाइट में नापते हैं ना थर्मामीटर में, तो कितना सामान्य तापमान आपका 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेन हाइट होता है। अगर देखो इसी को क्या करना है ना कि सेल्सियस में पूछ रहा है, आपको कोई भी डेटा दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि बताओ फॉरेन हाइट में ये है तो सेल्सियस में क्या होगा। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिएगा 1-32/9 = C/5। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो या तो फॉरेन हाइट का आपको दिया हुआ रहेगा वैल्यू तो आप सेल्सियस का निकाल लोगे, सेल्सियस का दिया हुआ रहेगा तो आप फॉरेन हाइट निकाल लोगे। यहाँ पे देखिएगा, लेकिन फिर भी मानव शरीर का आप याद ही रखिएगा कि फॉरेन हाइट में इतना होता है,
सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लगभग में। और अगर केल्विन में बात करते हैं तो 310 डिग्री सेल्सियस होता है, 310 केल्विन होगा, ठीक है। देखो इस तीनों को तो याद ही रखना, और उसके बाद अगर कोई भी और भी डेटा दे देता है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसे इसमें भी अगर अटैच करोगे ना तो आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखना सेल्सियस पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका, देखना लगभग में आ रहा है ना, यही 36.89 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आपको सेल्सियस का मान दिया गया, ठीक है, अगर आपको सेल्सियस का मान दिया हुआ है तो जब आप इसमें 273 ऐड कर दोगे तो किस चीज़ का मान निकल जाएगा, तो केल्विन का। जैसे हम लोग देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है, इसमें जब आप ऐड करोगे 273 तो क्या आ जाएगा, तो आपका केल्विन का मान निकल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉलिटी भी हम लोग देख सकते हैं और बिहार स्पेशल भी एक तरह से हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1968 से लेकर 1969 तक, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, तो देखना हमारे संविधान में आपातकाल का वर्णन किया गया है, और कहाँ पे है, तो भाग में बात करते हैं, भाग हो जाएगा आपका 18, और अगर अनुच्छेद का बात करते हैं तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। कितने प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, तो देखना अगर आपसे पूछता है कि पहले राज्य इंपॉर्टेंट है या फिर पहले देश इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है पहले देश इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए ऐसे ही याद रखिएगा। पहले हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात मतलब पूरे राष्ट्र लेवल पे, उसके बाद हो जाएगा आपका 356 में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका वित्तीय आपात। मतलब अगर आपसे पूछता है कि आपातकाल का कितना प्रावधान है, तो 3 तरह का आपात है, ठीक है। और तीनों का अनुच्छेद देखिएगा, जैसे अगर राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 352, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करते हैं 356, और वित्तीय आपात के बारे में बात करते हैं तो 360, ठीक है। इसके बारे में देखिएगा कि वित्तीय आपात अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है, ठीक है, कभी लगे भी नहीं। वित्तीय आपात मतलब समझ में आ रहा है पैसे की कमी। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, ठीक है। कितनी बार लगा है, 3 बार। पहली बार तो लगा था 1962 में, ठीक है, जो भारत और चाइना युद्ध हो गया था। 1971 में लगा था, पाकिस्तान से भी हुआ था, वो बांग्लादेश वाले मैटर पे। और एक बार हुआ था 1975 में, जो इंदिरा गांधी लगा दी थी आंतरिक अशांति को लेकर के, ठीक है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है, और ये पर्टिकुलर किसी राज्य में लगता है। और जब ये लगता है तो आम जनता को पता भी नहीं चलता, क्यों, क्योंकि जो सरकार अभी हमारी जैसे राज्य सरकार है, वहाँ पे राज्य सरकार की जगह पे काम कौन करने लगता है, सीधा केंद्र सरकार। तो आम जनता को कुछ पता भी नहीं चलता इसके बारे में, लेकिन हाँ इसका और इसका आभास हो जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 में है, कितनी बार लगा, बहुत बार लग चुका है। बात करें बिहार में, तो बिहार में आपका लगा है 8 बार, ठीक है। वहीं अगर पंजाब में देखते हैं तो पंजाब में भी 8 बार लगा है। सबसे ज़्यादा बार आपका मणिपुर में लगा है, कितनी बार, 10 बार। और वहीं बात करें यूपी, तो यूपी में आपका 9 बार। और बिहार में लास्ट कब लगा है, तो 2005 में, ठीक है। उसके बाद अभी तक नहीं लगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कल भी हम लोग देखे थे संसद के बारे में, हम लोग को क्या याद रखना है, स र ल। इसमें क्या हो गया, स से आपका ये 79, 80, 81, स से आपका संसद, र से आपका राज्यसभा, और ल से क्या होता है, ल से लोकसभा। अभी जो नया संविधान बना था, नया संसद बना था, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था, 28 मई 2023 को, ठीक है। इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने का बहुत संभावना है। अब यहाँ पे आइएगा, बात हम लोग कर रहे हैं राज्यसभा का, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं राज्यसभा, इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में है। क्या बोल रहा है कि इसका सदस्य कितने साल में, मतलब 2 साल में कितने सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो पहली बात कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, उच्च सदन कहते हैं। दूसरा, इसका चुनाव हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से होता है। और क्या, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है। विघटित, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सदन विघटित नहीं होता है, तो आपका राज्यसभा विघटित नहीं होता है। दूसरा देखिएगा, अब देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जहाँ पे आप 1/3 देखोगे, 2/3 देखोगे ना, तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि 1/3 है ना, हर 2 साल में 1/3 आदमी जो है आपका रिटायर हो जाता है, मतलब 1/3 जाता है, फिर 1/3 नया भी आ जाता है। लेकिन अगर इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है आपका 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 250, ठीक है। ये मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट में देखिएगा, प्रेजेंट में है आपका 245,
ठीक है। अब ये 250 में इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 भाग में तोड़ लीजिएगा। 238 प्लस 12, 12 क्या, तो 12 आपका राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और 238 का क्या होता है, चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि उसका चुनाव सीधा हम नहीं किए, कौन किया, तो हमारे द्वारा चुना हुआ विधायक सांसद लोग करता है। और देखिएगा यहाँ पे अभी प्रेजेंट में कितना है, तो 245 मेंबर राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जिसमें से देखिएगा 229, ठीक है, ये कहाँ से गया है, ये गया है आपका स्टेट से। 4 के बारे में देखिएगा, ये गया है आपका यूटी से, और 12 का क्या हुआ है, तो ये किया गया है इनका मनोनयन, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नंबर देखिएगा 9, 4, 13, 2, 15, ठीक है, ये हो गया आपका 245 टोटल, ठीक है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता, उच्च सदन कहलाता है, अनुच्छेद 80 में इसका चर्चा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आओ कि कोई भी राज्य कैसे बनता है, तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ हैं, कितने यूटी हैं, किस में चर्चा है, तो अनुच्छेद 1 में, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत में राज्य और संघ का चर्चा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो इसमें क्या है ना कि भारत में अभी जो भी राज्य है, ठीक है, अभी जो भी राज्य इसका सीमा बड़ा करना है, छोटा करना है, नाम चेंज करना है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखें कि एमपी से क्या अलग हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और आपका यूपी से उत्तराखंड, तो ये किससे अलग हुआ, मतलब किस अनुच्छेद के तहत अलग हुआ, अनुच्छेद 2, मतलब जो खुद के एरिया में है उसको तोड़ फोड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरा में क्या है, पहले अपने वाले को सही करेंगे, और तीसरे वाले में क्या है कि बाहर से कोई भी आएगा तो हम उसको रख लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछता है कि सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया होगा, तो अनुच्छेद 3, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ अलग हुआ था क्या, तो पहले सिक्किम भारत में मिलकर देखना चाहता था कि हम यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, वो सह राज्य पहले बना, सह राज्य मतलब कुछ दिनों तक राज्य बन के देखा, जब वो यहाँ कंफर्टेबल फील किया, फिर क्या हुआ, पूर्ण राज्य के बन गया। अब देखना कैसे कैसे, तो सबसे पहले देखिएगा 34वां संशोधन, ठीक है, कब हुआ था, तो 1975 में, इससे ये क्या बना था, सह राज्य, ठीक है। 34वां संशोधन 1975 से सिक्किम क्या बना था, तो ये बना था आपका सह राज्य। और फिर अगला संशोधन मतलब 35वां, ठीक है, 35वां हुआ आपका 1976 में, और इससे ये क्या बन गया, पूर्ण राज्य। आपका 35वां संशोधन 1976 से क्या हुआ, ये पूर्ण राज्य बना। और कितने नंबर का राज्य बना था ये, तो ये बना था आपका 22वें नंबर का, ठीक है, कितने नंबर का, 22वें नंबर का, सिक्किम 22वें नंबर का राज्य बना था। अब अगर बात करते हैं सिक्किम के बारे में, तो इसका कैपिटल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका गंगटोक, ठीक है। सीएम कौन है, तो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और देखना गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर है आपके कौन हो जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे नारायण सिंह करके हैं, ठीक है। गवर्नर के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है। और देखिएगा अगर बात करते हैं सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम का सीमा किससे लगता है, तो एक राज्य से लगता है, एक राज्य और 3 देश, ठीक है, एक राज्य और 3 देश। राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, और देश कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल होगा, भूटान होगा। और देखो ऊपर तो सीमा लगता है तिब्बत से, लेकिन अब क्या है कि अब तिब्बत जो है, तिब्बत को ऑक्युपाई कौन कर लिया, तो वो कर लिया है आपका चाइना, ठीक है। तो तिब्बत की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चीन, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना ऑप्शन में अगर तिब्बत रहेगा तो तिब्बत भी लग सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, मतलब ये मकबरा कहाँ होगा, तो ये होगा अहमदाबाद मतलब गुजरात में। क्या हो जाएगा, सरखेज रोजा, ठीक है, सरखेज रोजा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। एक्रोपोलिस मतलब यूनान एक शहर है, ठीक है, यूनान एक देश है, वहाँ पे आपका एक्रोपोलिस नाम का, ठीक है, क्या था, तो मकबरा था यूनान में, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछता है एक्रोपोलिस कहाँ था, तो ये था आपका यूनान में, और आपका अहमदाबाद में उसा ही मतलब ऐसे ही टाइप का बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस। कौन कहा था, तो ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था। और ये कौन था, तो चंडीगढ़ का वास्तुकार, चंडीगढ़ का वास्तुकार, ठीक है, चंडीगढ़ का वास्तुकार। वहीं पर बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, तो कौन बनवाया था और कहाँ बनवाया था, तो दिल्ली में, और बनाया था आपका अकबर, ठीक है, अकबर। और ये 4 बाग शैली में बना हुआ था, 4 बाग शैली, मतलब शैली क्या हो गया, एक तरह का डिजाइन। और देखना जैसे एतमाउद्दौला का मकबरा, ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नूरजहाँ। और नूरजहाँ कौन थी, तो ये जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। और ये किसका मकबरा था, तो मिर्जा गियास बेग,
मिर्जा गियास बेग, और ये थे कहाँ, तो नूरजहाँ के पप्पा थे। ठीक है, आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? एशिया या उत्तरी अमेरिका। अगर आपके पास मैप होगा, वर्ल्ड मैप, तो आप देखना यहाँ पे नहीं दिखेगा ये चीज़। जैसे यहाँ पे क्या है आपका एशिया, और यहाँ पे रसिया वाला से भाग है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर वर्ल्ड मैप होगा तो देखिएगा अपने पास, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आपका कौन सा है, तो यही है आपका बेरिंग जल डमरूमध्य। ठीक है, बेरिंग जल डमरूमध्य किसको अलग करता है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से, या फिर रसिया को अलास्का से। ठीक है, किसको किससे अलग करता है? रसिया को अलास्का से। एक समय में अलास्का जो था रसिया का ही भाग था, लेकिन बाद में उसको नॉर्थ अमेरिका खरीद लिया था। देखना यहाँ पे, तो बेरिंग जल डमरूमध्य हो जाएगा, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। एशिया क्या है, तो अपने आप में कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट है, तो देखिएगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, महाद्वीप, तो ये हो जाएगा एशिया, और एशिया में ही कौन सा है, तो सबसे अच्छा देश कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, एशिया, उसके बाद फिर बड़ा कौन है, अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। देखो, ये नॉर्थ अमेरिका में ही एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद छोटा हो जाएगा इससे कौन सा, तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर हो जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, या फिर कहीं कहीं देखोगे तो इसको ओशिनिया भी कहा जाता है, ओशिनिया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, तो देखना 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7। ठीक है, 7 महाद्वीप है, और इसे बढ़ते हुए क्रम में हो गया। देखो, सबसे बड़ा तो ये हो गया। अगर आपसे बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा ये रहेगा, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा 2, तीसरे नंबर पे फिर ये हो जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, देखो ये आपका जो पिंक से लिखा हुआ है ये क्षेत्रफल वाइज है, और जो ब्लैक से लिख रहे हैं आपका पॉपुलेशन वाइज है। तो 1 2 3 हो गया, फिर चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका, फिर छठे नंबर पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है, तैरता हुआ महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ पे बस शोध संस्थान ही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास परीक्षण अभ्यास डस्टलिक। सबसे पहले तो डस्टलिक जो अभ्यास है किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। कितने वर्ष में होता है, तो 2 वर्ष में एक बार होता है, और इस बार कितना नंबर का संस्करण हुआ, तो चौथे नंबर का हुआ। और कहाँ हुआ, तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, इस बार एनडीए के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ऐसे नहीं पूछता है इतना सिंपल से कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा होगा, अब ये पूछ लेता कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने वर्ष पे होता है, कितना संस्करण चल रहा है। ठीक है, ये इसका ऐसे ही पूछा गया था। अब देखना यहाँ पे उज्बेकिस्तान आया है, एक है आपका देखिएगा किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और भारत, यहाँ पे भारत ऐड कर लेना। किर्गिस्तान और भारत के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो ये हो जाएगा आपका खंजर। ठीक है, और एक है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कांजिंद, और पहले इसको प्रबल दोस्ती कहा जाता था, प्रबल दोस्ती। अभी एक्सरसाइज पहले क्यों किया जाता है, ताकि दोनों देश के बीच समन्वय बना रहे, उनका उसका आर्मी का क्या होता रहे, एक तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग चलते रहे। ठीक है, आना क्वेश्चन नंबर 9 में, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे निर्णायक युद्ध। एक चीज़ और पहले यहाँ पे साइड में देखना कि जिससे भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ, या फिर कौन सा युद्ध ऐसा है जिसके बाद मुस्लिम लोग यहाँ पे स्थापित होना शुरू हुआ। तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये हो जाएगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में। ठीक है, 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध ये हो जाएगा 1191 में। और तराइन का थर्ड युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1215 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और मुस्लिम सत्ता का स्थापित होने का रीज़न क्या था, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया था। ठीक है, चलो आगे आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजों को स्थापित करने वाला कौन सा युद्ध था, तो ये हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। कौन सा हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। थोड़ा सा देखना, देखो यहाँ पे प्लासी का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो भारत में ना अंग्रेज का सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ पड़ता है और कब हुआ था, तो पहले देखना प्लासी के बारे में।
प्लासी। युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे ये जगह पड़ता है? तो भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, और देखना इसके बारे में, जैसे इसमें किसके किसके बीच हुआ था युद्ध? तो बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और किसके बीच हुआ था? वर्सेज सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। और ये कौन था? तो ये आपका बंगाल का नवाब था। ठीक है, कौन था? तो बंगाल का नवाब। ठीक है, इसके बीच युद्ध हुआ था। देखो युद्ध में आपका 100% सिराजुद्दौला ही जीतने वाला था, लेकिन हुआ क्या था यहाँ पे? देखो आप अंग्रेज कोई ख़राब नहीं बोल सकते। इसका जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, ये पहले जाकर के लालच की वजह से अंग्रेज से मिल गया था। अंग्रेज को बोला था कि अगर हम जीतेंगे तो नवाब तुमको बना देंगे। इसी वजह से क्या किया, इसके साथ पक्षपात किया और फिर अंग्रेज को जिता दिया। मतलब समझो कि युद्ध हुआ ही नहीं था। पहले ये सेनापति ही अगर मिल जाएगा दूसरे से जाके तो क्या युद्ध होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला हारा तो हारा और बाद में भी मारा भी गया था, इसी युद्ध में मारा गया था। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था? मीर जाफ़र, जो कि एक आपका कठपुतली शासक रहा था। ये तो हुआ आपका, लेकिन इससे क्या हुआ था कि पूरी तरह से शासन अंग्रेज के हाथ में नहीं आया था। अंग्रेज को भारत में स्थापित करने वाला युद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे बिहार में। ठीक है, देखना यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे बक्सर। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर है कहाँ? तो ये है हमारे बिहार में। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? देखो एक क्वेश्चन ये पे पूछ लेगा कि बक्सर के युद्ध समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा आप, कौन सा हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर ये हो जाएगा आपका मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र, कठपुतली शासक आप इसको कह सकते हो, मीर जाफ़र था। लेकिन अगर पूछते कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था, जाहिर सी बात है कि अंग्रेज के बीच ही हुआ था। तो अंग्रेज में कौन हो जाएगा? अंग्रेज में सेनापति कौन था? तो ये था आपका हेक्टर मुनरो। ठीक है, और इधर भारतीयों में कौन था? तो 3 तरह का शासक था। कौन कौन सा था? तो पहले तो देखना, बंगाल का पहला नवाब, मतलब पूर्व नवाब कह सकते हो, पहला नहीं, बंगाल का पूर्व नवाब। जैसे देखो ये अपने आप में पूरा स्टोरी है, अभी वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले तो सिराजुद्दौला था, फिर मीर जाफ़र बना, फिर मीर कासिम बना था। मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफ़र को बना दिया गया। एक पूरा ये स्टोरी है, यहाँ पे याद रखना आप कि बंगाल का पूर्व गवर्नर, ठीक है, गवर्नर नहीं, बंगाल का पूर्व नवाब कौन था? वो था आपका मीर कासिम। ठीक है, एक टाइम में मीर कासिम को भी बनाया गया था। अंग्रेज को लगा था कि ये भी कठपुतली टाइप का काम करेगा तो इसको बना दिया, लेकिन ये अपने मन से काम करने लगा तो अंग्रेज वापस से फिर से इसको हटाया और किसको बना दिया था? मीर जाफ़र को। ये तो हुआ बंगाल का। अवध के बारे में बात करते हैं, जो यूपी में पड़ता है। अवध का कौन था? तो सुजाउद्दौला। ठीक है, और यहाँ पे आपका मुगल का भी था। अब तो जगह भी नहीं बचा, देखना यहाँ पे मुगल का था। मुगल का कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। मतलब सोचो कि एक तरफ अंग्रेज का अकेले सेना था हेक्टर मुनरो का, और ठीक है, और भारत में आपका 3 तरह का था। बंगाल का पूर्व गवर्नर मीर कासिम, गवर्नर नहीं, बार बार गवर्नर बोला जा रहा है, बंगाल का पूर्व नवाब, ठीक है, कौन? मीर कासिम। अवध का सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तीनों का सेना इकट्ठे किससे लड़ा? हेक्टर मुनरो से। और जीत किसकी हुई? तो वास्तविक में यहाँ पे जीत किसका हुआ था? अंग्रेज का। और यहीं से आपका अंग्रेज का शासन भारत में क्या हुआ? स्थापित हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए हम लोग 2-3 युद्ध देख लिए, प्लासी का देख लिए, बक्सर का देख लिए। वहीं पे देखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ था? तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था आपका 1526, 1556 और 1761। ठीक है, और देखना वांडीवास का युद्ध, तो ये हुआ था आपका 1760 में। ठीक है, और बक्सर प्लासी हम लोग देख चुके हैं। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसको आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। ठीक है, अगर बात करते हैं ग्रह में, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हो गया है? बृहस्पति के पास 80 था, 12 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 92। और अगर चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंद्रमा। आगे आना, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? मतलब होता है ना कि फल आपका एक होता है नेचुरल पकाया जाता है, एक आपका दवा या गैस देकर के पकाया जाता है। तो जो आपका कृत्रिम मतलब नेचुरल नहीं हुआ, ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन जिसको C2H2 भी कहा जाता है, इससे आपका क्या होता है? कोई भी फल को समय से पहले पका दिया जाता है। वहीं पे एथिलीन को भी याद रखिएगा, देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है सबको। एथिलीन क्या है? तो ये आपका नेचुरल हार्मोन है। ठीक है, ये क्या है?
पादप, पादप मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधा, पादप हार्मोन मतलब ये नेचुरल है। फल जो पकता है मेनली पादप हार्मोन एथिलीन की वजह से पकता है, लेकिन आदमी क्या करता है कि बेचने के चक्कर में पहले ये तोड़ लेता है और एसिटिलीन गैस से इसको पका देता है। ठीक है, आगे आइएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 6.673 इंटू 10⁻11 ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान है। इसमें देखिएगा यूनिट पे पूछ लेता है तो यूनिट हो जाएगा Nm² kg-2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट। चलिए आगे आइएगा। तुर्कान ए चिहलगानी जिसको और भी क्या कहा जाता है, चालीसा। ठीक है, चालीसा दल। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था। अब देखना क्या हो जाएगा, पहले इसके बारे में देख ही लो। पहले तो देखना गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश में भी अलग अलग वंश था। क्यों, क्योंकि देखो एक ऐसा नहीं था कि पिता का पुत्र ही अगला शासक बन रहा था, अलग अलग वंश का लोग शासक बन रहा था। और इसमें शासक बन कौन रहा था, तो गुलाम ही जाकर के बन रहा था। सबसे पहले तो पिछली बार 2018 वाले में शायद दरोगा वाले में पूछा हुआ था कि आपका देखिएगा यहाँ पे मामलुक वंश। ठीक है, मामलुक वंश का संस्थापक कौन था, अब किसी को पता रहता है ना कि मामलुक वंश कहा किसको जाता है, तो ये आपका गुलाम वंश को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसको कौन सा वंश कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश में भी अलग अलग वंश का स्थापना हुआ था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आपका कुतबी वंश का था। ठीक है, कुतबी वंश का। और देखना यहाँ पे इसके बाद आपका जो मेन संस्थापक आता है वो कौन था, इल्तुतमिश। और ये किस वंश का था, तो ये था आपका शमसी या इलबड़ी। ठीक है, शमसी या इलबड़ी वंश का था। और आगे जाकर के आपका बलबन आता है। ठीक है, और ये कौन सा वंश का स्थापना करता है, तो बलबनी वंश। ठीक है, ये सारा आपका कौन से वंश का आ जाएगा, गुलाम वंश का, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका कि चिहलगानी को ख़त्म कौन किया। पहले तो लाया कौन, तो लाया था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश क्यों लाया था, क्योंकि अकेले काम करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 40 अलग तुर्क अमीर, तुर्क सरदार और समझदार इंसान का ग्रुप बनाया 40, और उसको चालीसा दल नाम भी दिया। और उसके हेल्प से ये क्या करता था, काम करता था। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, किस चीज़ का, तो गुलाम वंश का। ठीक है, और देखिएगा इसको ख़त्म कौन किया, तो ख़त्म किया था आपका बलबन। ठीक है, जो कौन से वंश का भी स्थापना किया था, बलबनी वंश का। बलबन इसको ख़त्म क्यों कर दिया, क्योंकि देखो शुरुआत में तो चालीसा बना तो वो सही काम कर रहा था, मतलब देश के पक्ष में, राज्य के पक्ष में काम कर रहा था। इन फ्यूचर क्या हुआ कि चालीसा दल अपना फ़ायदा देखने लगा। वो बस वहाँ पे जो सुल्तान बैठता था उसको एक कठपुतली बना दिया था, बाकी सारा काम अपने हाथ में ही सौंपा हुआ था। और बलबन जो था एक समय में चालीसा दल का मेंबर ये भी रहा था, क्योंकि खुद ये उस मेंबर का ग्रुप, मतलब उस ग्रुप का मेंबर रहा था। तो इसको पता चल गया था कि चालीसा दल में सही आदमी नहीं है, सब अपना फ़ायदा देख रहा है। इसलिए जब ये सुल्तान बना तो चालीसा दल को क्या किया, ख़त्म कर दिया। बलबन जो था चालीसा दल का भी मेंबर रहा था। और देखिएगा नायब ए मुमलिकित, ऐसे ही करके कुछ नाम था। ठीक है, नायब ए मुमलिकित या फिर ममलिकियत ही होगा। देखिएगा, तो जो आपका बलबन था ना वो इन दोनों का मेंबर रहा था, तो इसीलिए जानता था कि ये लोग सही नहीं है। तो जब ये सुल्तान बना तो सबसे पहले क्या किया, ये दोनों को ही ख़त्म कर दिया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एक ऐसा शासक का नाम जो चालीसा दल का भी मेंबर रहा, नायब ए ममलिकात पद पे भी रहा और फिर आपका सुल्तान भी बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन वंश। ठीक है, या फिर बलबन। गुलाम वंश का टेन्योर पूछते हैं तो हो सकता है 1206 से 1290। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कहाँ कहाँ, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। अब यही तीनों जगह क्यों हुआ था, क्योंकि देखना अगर आप देखते हो तो 1861 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था। ठीक है, 1861 के एक्ट से हुआ था, 62 में हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ बनाया गया था, तो यही तीनों नाम आएगा आपका, कलकत्ता, मद्रास और आपका बम्बई। अब एक बात बताओ कि आखिर अंग्रेज इतना मेहरबान क्यों था कि यही 3 जगह पे आपका हाई कोर्ट भी बनाया और यही 3 जगह पे क्या बनवाया, विश्वविद्यालय। रीज़न क्या था कि अंग्रेज जो था आपका 3 प्रेसिडेंसी यहीं खोला हुआ था। कहाँ कहाँ, तो पहले तो बंगाल में खोला हुआ था, मद्रास में खोला हुआ था और आपका बम्बई में खोला हुआ था। तो इन्हीं तीनों जगह पे हाई कोर्ट भी बनवाया और विश्वविद्यालय भी बनवाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1857 में। और किस आयोग या फिर किसके आधार पर, तो वुड डिस्पैच के आधार पर ये क्या बनवाया, तो आपका यही विश्वविद्यालय बनाया। क्वेश्चन आता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15,
कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? इंपॉर्टेंट है, देखना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद मतलब कावेरी आपका नदी है जो दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है साउथ में, तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी, सेकंड नंबर पे है कृष्णा और थर्ड नंबर पे है आपका कावेरी, ठीक है। और इसका विवाद किन दो राज्यों के बीच होते रहता है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। वहीं अगर बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा आपका गंगा, लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर, और गोदावरी का लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो अभी हाल ही में यहाँ पे नए सीएम बने हैं और किस पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी के। नाम क्या है, तो सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया। और वहीं अगर बात करते हैं तमिलनाडु के सीएम के बारे में, तो कौन है, एम.के. स्टालिन, और अभी इनका हाल ही में ऑटोबायोग्राफी आया था। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है, आर.एन. रवि, और इनके गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, थावरचंद गहलोत। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, रिपब्लिक किसने लिखी है, क्या है। अब रिपब्लिक भारत ये न्यूज़ चैनल नहीं है, ये बुक का नाम है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है, ये बुक 375 BC का लिखा हुआ है। 375 BC मतलब ईसा के जन्म से 300 साल पहले, मतलब 375 साल पहले। अभी 2023 चल रहा है ना, मतलब अभी से कितना साल पहले ये बुक लिखा गया था, तो देखना क्या हो जाएगा, मतलब 2398 साल पहले ये बुक लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था प्लेटो के द्वारा, ठीक है, जो महान दार्शनिक थे, ठीक है, महान दार्शनिक, और थे कहाँ के, तो यूनान के थे, ठीक है। इसको ग्रीस के नाम से भी पहले जाना जाता था। अगर बात करते हैं कि भारत में पहला बार, ठीक है, भारत में पहली बार यूनानी आक्रमण किसकी अध्यक्षता में हुआ था, या फिर आप ऐसे याद रखो कि भारत पे सर्वप्रथम कौन सा आक्रमणकारी आया था, तो ये था आपका ईरानी, ठीक है। और फिर ईरानी के बाद कौन आया था, तो ये आया था आपका यूनानी, और यूनानी में कौन आया था, तो यूनानी में आया था आपका सिकंदर, ठीक है। अगर सिकंदर के बारे में बात करते हैं तो सिकंदर का गुरु कौन था, तो सिकंदर का गुरु था अरस्तु, ठीक है, अरस्तु का गुरु कौन था, तो अरस्तु का गुरु था आपका प्लेटो, ठीक है। कौन था, ये था आपका यही प्लेटो, देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन था, तो प्लेटो का गुरु था आपका सुकरात, ठीक है। और ये चारों पांचों जो भी थे कहाँ के थे, ये चारों आपके यूनान के थे, ठीक है। और पहली बार मतलब इसमें लिखा गया था, उस समय जो राजा महाराजा का भी काफ़ी ज़्यादा पावर हो जा रहा था, वही सब चीज़ इसमें लिखा गया था कि राजा में कोई दैवीय शक्ति नहीं होता है, ठीक है, वो हम लोग की रक्षा के लिए या फिर हम लोग को कंडक्ट करने के लिए। आगे आना, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, शुरुआत में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्नलिखित में से छठा कौन सा है जिसे बाद में जोड़ा गया। देखो बहुत सारा क्वेश्चन पहले तो इसमें निकल गया कि सबसे पहले कितना श्रेणी में दिया जाता था, 5, बाद में एक श्रेणी और जुड़ गया, और कौन सा जुड़ा, तो जुड़ा आपका अर्थशास्त्र में, ठीक है। सबसे पहले किस किस चीज़ में दिया जाता था, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या फिर आप इसको चिकित्सा भी कह सकते हो, ठीक है, चिकित्सा में। और देखना पीस में, पीस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, शांति, और आपका साहित्य में, ठीक है। पहले 5 में दिया जाता था और बाद में कौन सा जोड़ा, आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी कब जोड़ा, तो 1968 में ये जोड़ा गया, और पहली बार 1969 में दिया गया। तो ईयर क्या होगा, आप ऑप्शन देख के समझ सकते हो। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो स्थापना कब हुआ था, 1901 में, ठीक है। कब हुआ था स्थापना, 1901 में। किस भारतीय को पहली बार मिला, तो R.N. टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और कब मिला था, तो 1913 में। किस बुक के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। और गीतांजलि क्या है, तो कविताओं का समूह है, कविताओं का समूह, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका साहित्य में पुरस्कार। साहित्य नहीं कह सकते क्योंकि देखो फिजिक्स में भी मिला, केमिस्ट्री, बायो, साहित्य में भी मिला, शांति में भी मिला, इकोनॉमिक्स में मिला। और देखना यहाँ पे अगर बात करते हैं भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न या फिर आपका पद्म पुरस्कार, हम लोग जानते हैं कि पद्म पुरस्कार आपका 3 तरह का होता है। और देखना साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, साहित्य में सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीनों का स्थापना कब हुआ था, 1954 में, ठीक है, 1954 में। और देखिएगा सरस्वती सम्मान, अभी करंट में चर्चा में रहा था, किसको मिला सरस्वती सम्मान, शिव शंकरी को, ठीक है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और आपका बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, ये तीनों का स्थापना कब हुआ, तो 1991 में। वहीं बात करते हैं, जैसे देखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो आपका खेल से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार, इसका स्थापना 1961 में। और देखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार,
जो कोच को दिया जाता है, ठीक है, मतलब प्रशिक्षक को दिया जाता है, इसका स्थापना कब हुआ? 1985 में, ठीक है। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट है, दांडी जगह कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। दांडी यात्रा हुआ क्यों था? तो नमक को लेकर के, ठीक है। अंग्रेज क्या किया था? नमक बनाने पर एकाधिकार कर लिया था, मतलब नमक कौन बनाता? तो सिर्फ अंग्रेज बनाता, टैक्स बहुत बढ़ बढ़ के लगा दिया था, ठीक है, इसी वजह से हुआ था। और देखना इसके साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो गांधी जी का आंदोलन ऐसा ही होता था, जैसे कल हम लोग देखे थे असहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग नहीं करना है, उसके स्कूल में पढ़ना नहीं है, उसके दुकान से कुछ खरीदना नहीं है, उसका सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, उसका लाया हुआ खाना नहीं है, इस टाइप का था। और सविनय अवज्ञा तोड़ोगे तो यही भी पता चल जाएगा, सविनय मतलब क्या, वो मतलब रेस्पेक्ट टाइप का होता है, अवज्ञा मतलब नहीं मानना, मतलब अच्छे तरीके से ही उसका बात नहीं मानना, उसका जॉब नहीं करना, उसका नौकरी नहीं करना, उसका सामान नहीं खरीदना। तो अंग्रेज यहाँ बेचेगा ही क्या? कुछ भी करेगा तो आदमी पढ़ेगा नहीं उसके स्कूल में, यही सब चीज़ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ लेता है, किस आंदोलन के बाद स्टार्ट हुआ? दांडी यात्रा के बाद स्टार्ट हुआ। कब हुआ? तो 1930। पहले दांडी के बारे में देखो, ठीक है, कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल, कहीं कहीं आप देखिएगा 5 अप्रैल भी देता है, लेकिन 6 अप्रैल ही सही होगा। 12 मार्च से 6 अप्रैल। और ईस्वी कौन सा था? तो 1930। इसमें क्या किए थे गांधी जी? पैदल यात्रा किए थे। कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, और क्या किए थे? नमक बनाए थे, ठीक है। 384 किलोमीटर कवर किए थे, ठीक है। 24 या 25 दिन होगा, काउंट कर लीजिएगा, दिन भी पूछ लेता है। कितने सहयोगी के साथ निकले थे? तो 78 सहयोगी के साथ, लेकिन आगे जाकर के इनके साथ बहुत लोग जुड़ गया था, क्योंकि पैदल पैदल ही जा रहा था सब लोग, तो फिर बहुत लोग जुड़ गया था। और इसके बाद जाकर के क्या किए थे? वहाँ पे जाके नमक बनाए थे, और इस वजह से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और इसके बाद ही कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? तो देखो ये भी पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत में गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अब देखो ये कैसे अचानक से याद आया? क्योंकि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। 1930 हुआ ना, 1930, 1931 और 1932, 1930, 1931 और 1932, ये तीनों में क्या होता है ना, गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ? तो लंदन में। उसमें आपके गांधी जी गए हुए थे, सब ये आपका गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे। आप लोग बताइएगा कि पहले तो देखो 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में, मतलब 3 ठो हुआ था। कौन से भारतीय ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो ये हो जाएगा आपका B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जो तीनों सम्मेलन में गए हुए थे। आप ये बताइएगा कि गांधी जी किस बैठक में गए हुए थे? इन तीनों में से किसी एक बैठक में गांधी जी गए थे। यहाँ पर देखना भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में ख़त्म कर दिया गया था चौड़ी चौड़ा कांड के बाद। होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916। आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसके संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो ये आपका कर सकता है संसद, ठीक है। कौन कर सकता है? संसद। संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का चर्चा 124 में है, ठीक है। भारत में भी कितने मतलब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 33+1, मतलब एक आपका मुख्य न्यायाधीश है D.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? D.वाई. चंद्रचूड़। और 33 आपके अन्य हैं। देखिएगा अंग्रेज के समय जब आपका सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उस समय कितने थे? तो उस समय 3+1 थे। और आपका जब आज़ादी के बाद फिर से इसका पुनर्गठन किया गया था तो कितने जज थे? तो 7+1। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था किसी एग्जाम में। 7+1 बोलने का मतलब कि टोटल 8 जज थे, उसमें से एक क्या थे? तो आपके CJI, मतलब एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आइएगा आगे देखिएगा, किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? अभी करंट का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका लद्दाख। कहाँ किया गया? लद्दाख। इसके बारे में बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। सबसे बड़ा यूटी है, ठीक है, सबसे बड़ा यूटी। कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है आपका लेह, ठीक है। जिले कितने हैं? तो 2 जिला है। कौन कौन सा? तो एक हो गया आपका लेह और एक हो गया आपका कारगिल। बात करते हैं कि आपका जो यूटी होता है इसमें कौन होता है? तो LG होता है। LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अभी कौन है LG? तो BD मिश्रा, BD मिश्रा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ये सभी क्या है? तो भारत में भी कितना यूटी है? तो अभी आपका 8 यूटी है। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितना विषय निर्धारित किया गया है? कैसे याद रखना है?
11, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करो, किसको ऐड करने पे 11 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है। ये एक याद करने का तरीका हो गया। मतलब पंचायत 29 विषय पे काम करेगा और इस चीज़ का प्रावधान किससे किया गया, तो आपका 11वीं अनुसूची में किया गया। एक चीज़ को याद रखिएगा कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में टोटल कितना अनुसूची था, 8, बाद में 4 को और ऐड किया गया, हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो 1951 में, फिर 1985 में, और 3 ठो आपका, मतलब 2 ठो आपका 1992 में, ठीक है। ये आपका पहला संशोधन से किया गया था, ये आपका 52वां संशोधन से, ये आपका 73वां और ये आपका 74वां, ठीक है। ये संशोधन नंबर हो गया, ठीक है। और देखिएगा इसमें क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, पहले आपका 8 ही था, इसमें 9वां अनुसूची जोड़ा गया, इससे आपका 10वां अनुसूची जोड़ा गया, इसमें 11वां और उसके बाद इसमें 12वां, मतलब अब टोटल कितना अनुसूची हो गया है, तो 12 अनुसूची। इसमें क्या था, तो इसमें देखना भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके गया था तो जमींदार लोग के पास बहुत सारी ज़मीन हो गया था, उसी चीज़ में चेंजिंग करने के लिए था। और 2 ठो अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, तो क्या 31 का ए और 31 का बी, 31 अब खत्म कर दिया गया है। 31 में क्या था, तो संपत्ति का अधिकार। वहाँ देखिएगा 10वीं अनुसूची में, तो ये दल बदल विरोधी से संबंधित है, दल बदल कानून, ठीक है। ये चुनाव से संबंधित है, आदमी जीतता था तो अपना दल बदल चेंज कर लेता था। 11वीं में क्या है, तो ये आपका पंचायत कितने विषय पे काम करेगा, पंचायत का विषय, मतलब पंचायत कितने विषय पे अपने गांव में काम करवा सकता है। और 12वीं में क्या है, तो इसमें देखिएगा इसमें 18 विषय दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसको 29 विषय दिया गया है और इसको 18 विषय दिया गया है, किस चीज़ के लिए, तो काम करने के लिए। इसमें क्या है कि नगर निगम, ठीक है, नगर निगम के बारे में दिया गया है कि आपका शहर में कितने विषय पे काम होगा, तो 18 विषय पे, और आपका पंचायत को कितने विषय पे काम करने का दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 29। चलिए आगे आइएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो कुतुब मीनार बनवाया कौन था, नींव कौन रखवाया था, तो देखना पहले तो गुलाम वंश का ही शासक, पहला शासक क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका नींव रखा था, लेकिन बेचारा बनवा नहीं पाया था, क्यों, क्योंकि 1206 में तो ये शासक ही बना और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़ा से गिर के क्या हुआ, मर गया। मतलब नींव कौन रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा, ठीक है, नींव ये रखा। पूरा कौन करवाया, तो पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ ना कि एक बार इस पर बिजली गिर गया और ये आपका टूट गया, तो फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो आपका तुगलक वंश का शासक था, फिरोज शाह तुगलक, फिर से इसको रिपेयर करवाया और एक मंजिल और ऐड करवा दिया। क्या किया, रिपेयर करवाया। आगे जाकर के एक समय में सिकंदर लोदी, ठीक है, जो लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, ये भी क्या करवाया, ये भी आपका रिपेयर करवाया था। और देखिएगा 1814 में रॉबर्ट स्मिथ, अंग्रेज था रॉबर्ट स्मिथ, ये भी रिपेयर करवाया। देखो अब टोटल यहाँ पे पता चल गया कि कौन कौन सा नाम है जो आपका कुतुब मीनार से संबंधित है। एक चीज़ और कि कुतुब मीनार किसके नाम से बनवाया गया था, तो सूफी संत थे, ठीक है, मगर ये मुस्लिम में जो होता है सूफी संत कहा जाता है, सूफी संत ख्वाजाउद्दीन बख्तियार काकी, हाँ क्या नाम था, बख्तियार काकी के नाम पर इन्हीं के याद में क्या बनवाया गया था, कुतुब मीनार। है कहाँ, तो यह है आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। और देखो पिछले बार एक क्वेश्चन याद आया, दरोगा में पूछा हुआ था कि अलाई दरवाज़ा कहाँ है, अलाई दरवाज़ा, अब ये है कहाँ, तो देखना कुतुब मीनार के दरवाज़ा के रूप में इसको बनवाया गया था, ठीक है, कुतुब मीनार के दरवाजे के रूप में। और कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये भी हो जाएगा आपका दिल्ली में। ये कौन बनवाया, तो ये बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इस चीज़ को याद रखिएगा, अलाई दरवाजा कहाँ है, दिल्ली में। अब देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कुतुबुद्दीन का कंट्रीब्यूशन था, इसका भी था, इसका भी था, और फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आया था ना, देखना फिरोज शाह तुगलक इसका भी कंट्रीब्यूशन था, नहीं किसका था, तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार में हाथ नहीं लगाया था, वो कुतुब मीनार के सामने क्या बनवाया था, एक दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ से जो भी मिलना था। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी। अब देखना कितना लोग एग्जाम में देखेगा ना तो उसको लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत दिया है। मांडी मतलब बहुत लोग तो मांडी का नाम भी नहीं सुना होगा, मांडा ही सुना होगा। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है। कहाँ स्थित है, यूपी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पुराना नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, पूरे विश्व में सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया का सभ्यता, पूरे विश्व में सबसे पुराना लिपि का आविष्कार करने वाला सभ्यता ये हो जाएगा आपका सुमेरिया का सभ्यता। चलिए देखिएगा यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का खोज पहली बार कब किया गया? तो 1921 में। कहाँ का खुदाई किया गया था? हड़प्पा का। और किया कौन था? तो ये हो जाएगा आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। वहीं बात करते हैं 1922 में, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो का, ठीक है, मोहनजोदड़ो। और इसका खुदाई कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी, ठीक है। पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, तो ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। जबकि भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, भारत में दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आना, बात हुआ है मांडी का। ऐसा क्यों हम बोले कि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। तो देखना यहाँ पे पहला तो देख लो, मान लो कि ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, ठीक है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं उत्तर में हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैला हुआ था, मतलब इसका उत्तरी एरिया का जगह क्या था? तो ये हो जाएगा आपका मांडा, ठीक है, मांडा। और ये सबको याद रहता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी एरिया मांडा, सबसे पूर्वी एरिया तो ये हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। मतलब इस एरिया के आगे हड़प्पा सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये स्थिर हो गया, मे बी कल हो के मिल जाए, हमारे बिहार में भी मिल जाए, बिहार तक नहीं मिला है अभी। और देखना दैमाबाद, ये हो जाएगा आपका सबसे दक्षिणी एरिया। और सबसे पश्चिमी एरिया में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सुतका गिंडोर। क्या हो जाएगा? सुतका गिंडोर, ठीक है। सबसे पहले तो ये नाम हो गया। और देखिएगा, अगर बात करते हैं मांडा पड़ता कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका यूपी में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान, ठीक है, जो किसका एरिया है? तो ये आपका पाकिस्तान का एरिया है। ये हो गया। और अगर बात करते हैं किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो देखिएगा नदी हो जाएगा आपका चिनाब नदी, चिनाब नदी। और इसके बारे में बात करते हैं तो हिंडन नदी। और ये सारा क्वेश्चन पूछता है, समझिए कि एक ही क्वेश्चन से आपका बहुत सारा क्वेश्चन निकल गया। और ये हो जाएगा आपका गोदावरी या प्रवरा नदी, ठीक है, गोदावरी या प्रवरा नदी। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दास्क नदी, ठीक है। अब यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन निकल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है? सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका, इस टाइप का है, ये पूरी तरह से बर्फ पे बना हुआ है, इसमें इंसान नहीं रह सकता। यहाँ पे शोध केंद्र बनाया जाता है, अनुसंधान बनाया जाता है। और इसको तैरता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है, तैरता हुआ महाद्वीप, क्योंकि बर्फ का बना हुआ है, कभी पिघलता है, कभी जम जाता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। क्या हो जाएगा इसका? तो नवीनतम में अगर बात करते हैं तो भारती, ठीक है, नवीनतम शोध संस्थान कौन सा है? भारती। बाकी ये तीनों किसका है? तो ये भारत का ही शोध संस्थान है, जो कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका अंटार्कटिका में, ठीक है। याद रखिएगा, तीनों का नाम याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा भारत का नहीं है, तो ये तीनों भारत का हो जाएगा, तो में से कोई नहीं हो जाता। चलिए आइएगा नेक्स्ट में, कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कीटभक्षी मतलब ऐसा पौधा, नाम से पता चल रहा है ना, कीटभक्षी मतलब ऐसा पौधा जो किसको खाता है? कीट को खाता है। जो कि हम लोग जानते हैं कि पौधा जो होता है आपका वेजिटेरियन होता है, मतलब खुद से अपना फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है, खाता है। लेकिन कुछ कुछ पौधा ऐसा होता है, जैसे घटपर्णी, नाम सुने होंगे, वो घर टाइप का शेप में बना होता है, जग जैसा। और क्या करता है, कोई भी कीट जब उसके पास आता है तो वो जल्दी से उसको खा लेता है। अब एक बात बताओ कि आखिर पेड़ पौधा कीट क्यों खा रहा है? तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से, क्योंकि जब इसको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है ना, तो पौधा क्या बन जाता है? कीटभक्षी टाइप का बन जाता है। और बताओ कीट को ही क्यों खाता है? क्योंकि देखो, सबसे अगर आप खाते हो, जैसे आप क्या उसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, देखते हो, मतलब खाना खाए वो तुरंत डाइजेस्ट होता है। लेकिन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऐसा देखते हो कि घर में लोग बोलता है कि दूध, अगर मछली खाए हो तो दूध नहीं पियो, नॉनवेज खाए हो तो दूध नहीं पियो, तो उसका कोई और रीज़न नहीं होता, यही रीज़न होता है। क्या? तो अगर प्रोटीन को क्या होता है ना कि पचने में, प्रोटीन को हो या फिर नाइट्रोजन होता है, उसको पचने में काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी टाइम लगता है। इसी वजह से लोग कहता है कि दूध और मछली सब एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मछली में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे क्या है, तो कीट पतंग में या फिर हमारे इंसान में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और पौधा कीटभक्षी कब बन जाता है? जब उसको नाइट्रोजन पूरी तरह से नहीं मिलता है, तो इसलिए ये क्या करता है? कीट को खाता है, और उससे उसका नाइट्रोजन का कमी क्या होता है? पूरा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। पहला तो आपसे पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बनी थी, तीनों हम लोग देख लेते हैं एक ही बार। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC स्थापना कब हुआ, 1885 में। सबसे पहले अध्यक्षता कौन किया था, तो WC बनर्जी। कब और कहाँ, तो 1885 में ही और बम्बई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग महिला वाला स्पेशल देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी महिला बनी थी, तो देखना यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बनी थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है। कब बनी थी, तो 1917 में। 1917 में INC की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये कहाँ का अधिवेशन में थी, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद देखना ठीक 8 साल बाद 1925 ईस्वी में फिर से कौन बनी, तो सरोजिनी नायडू, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इस चीज़ को मेंशन करिएगा, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये कब बनी थी, 1925 में, और ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और तीसरे नंबर पर 8 साल बाद फिर 1933 में, ठीक है। कहीं देखिएगा, कहीं नलिनी सेन रहेगा तो कहीं सिर्फ नेली रहेगा, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। ये मतलब अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ की थी, तो ये भी की थी आपका कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। याद रखिएगा इन तीनों को, मतलब 3 बार महिला लोग की है। सरोजिनी नायडू 1925 में, 1917 में आपकी एनी बेसेंट, और 1933 में नेली सेन, ठीक है। और ये कहाँ की थी, तो ये थी आपकी अंग्रेज, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी की थी। चलिए आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है, और ये कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है, जो बंगाल का पहला गवर्नर था। और ये आगे जाकर के क्या किया था, सुसाइड भी कर लिया था, ठीक है। कहाँ, तो इंग्लैंड जाकर के ये सुसाइड भी कर लिया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जैसे देखिएगा बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। वहीं बात करते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का पहला कौन, तो गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। ये कब बना था, तो ये पहले ही बना हुआ था, मतलब ये जो आपका यूथ चल रहा था प्लासी वगैरह का, उसी समय वारेन हेस्टिंग्स। और ये कब बना था, तो 1774 में, ठीक है। देखो पहले बंगाल पे सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर अधिकार था, तो बंगाल का गवर्नर कहलाता था। बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब क्या हुआ कि इसको कलकत्ता पे भी अधिकार मिल गया, मद्रास पे भी मिल गया, और बम्बई पे भी मिल गया। तो अधिकार बढ़ा, मतलब जगह बढ़ा तो अधिकार भी बढ़ा, और अधिकार बढ़ा तो पद भी बढ़ गया। ओके, ठीक है। ये बंगाल का गवर्नर हुआ। आगे जाकर के जब भारत पे अधिकार होता है तो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और ये कौन बनता है, तो ये बनता है विलियम बेंटिक। और ये कब बना था, तो ये लगभग बना था आपका 1833 के बाद बना था, ठीक है। उसके बाद फिर और भी अधिकार बढ़ जाता है, तो क्या बनता है, वाइसराय, ठीक है, भारत का वाइसराय, ठीक है। और ये पहली बार कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये कब बनता है, तो ये बनता है 1858 में, जो 1857 का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है ना, उसके बाद ये बनता है। तो चारों चीज़ यहाँ पे बता दिया गया। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। पहले आपका सिर्फ बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग, फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल हुआ विलियम बेंटिक, और उसके बाद फिर भारत का क्या हो गया, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे जाकर के स्वतंत्र भारत में क्या बन गया, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। अशोक, तो मौर्य सम्राट का मतलब मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक या सबसे महान शासक भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये किस में कहा था, तो ये हो जाएगा, देखना नाम गलत दे दिया, यहाँ पे हो जाएगा भाब्रू, ठीक है, भाब्रू अभिलेख। और ये कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है आपका राजस्थान में। अब देखो पहले के समय में इतना अच्छा कॉपी और डिजिटल बोर्ड मोबाइल तो था नहीं, तो बेचारा लोग क्या करता था, जगह मतलब पत्थर को खुदवाता था, शिलालेख को खुदवाता था, स्तंभ को खुदवाता था और उस पर लिखवाता था। तो भाब्रू अभिलेख में पता चला है कि अशोक जो कौन है, तो ये भारत का सम्राट है। और ये अभिलेख कहाँ पाया गया, राजस्थान में। अशोक का पहला अभिलेख का खोज कब हुआ था, तो 1750 में, ठीक है, 1750 में। किसके द्वारा, तो टी फैंथलर के द्वारा। जबकि इसको पहली बार पढ़ा कब गया, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप, तब जाकर के पता चला कि जो आपका अशोक था ये भारत का महान शासक था। ऐसे बहुत लोगों को लगता था उस समय कि अशोक नाम का कोई था, लेकिन वो कौन था, तो वो आपका श्रीलंका का शासक था, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। आगे जाके देखे थे हम लोग कि 261 BC में क्या हुआ था कि ये युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया था, पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और देखिएगा ये तो आपका हुआ सम्राट का नाम। और जैसे कि देखिएगा गुर्जरा
मास्की नेट्टूर तथा उद्गोलम अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला है? तो इसमें इसका नाम अशोक मिला। मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे ये पूछा ना कि किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है, वैसे ही पूछ सकता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। तो ऐसा आपका 4 अभिलेख था। कौन कौन सा? गुर्जरा, मास्किर, नेट्टूर तथा उद्गोलम अभिलेख। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पे आया था? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। देवराय द्वितीय, अब कन्फ्यूजन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे नाम में द्वितीय आ रहा है, देवराय द्वितीय, तो ऐसे ही करके याद रखना। देखो यहाँ पे ज में भी 2 बार आ रहा है ना, ज 2 बार, तो ऐसे करके याद रखना कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा आया था? तो अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कौन आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, देवराय द्वितीय, और ये सब दक्षिण भारत का शासक रहा था। जैसे और देखिएगा, एक आपका देवराय प्रथम भी था, देवराय प्रथम। इसके समय में कौन आया था? तो निकोलो कोंटी, ये किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में। और एक देखना, ये डोमिंगो पायस, ये किसके समय में आया था? तो ये आया था आपका कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है, ये सब लेखक था, मतलब आता था, घूमता था, बुक लिखता था, और ये सब हमारे भारत का शासक था। दक्षिण भारत का ये भी था, दक्षिण भारत का ये भी था, और कृष्णदेव राय के बारे में तो सब जानता ही है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य के इसाद आम को GI टैग मिला है? अभी हाल ही में मिला है। और किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा, इसाद आम कहाँ का है? तो ये है आपका कर्नाटक का। GI टैग क्या होता है? GI टैग, तो सबसे पहले देखना है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को जब GI टैग मिल जाता है तो मतलब वो कंट्री लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे इसको एक पहचान मिलता है। तो उससे क्या होता है कि अलग अलग कंट्री से भी लोग क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। उनको पता होगा कि इस जगह को GI टैग मिला हुआ, इट मीन्स ये सामान क्या होगा? बहुत अच्छा रहा होगा। सबसे पहले GI टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। मतलब क्या 10 वर्ष में खत्म हो जाएगा? तो नहीं, फिर क्या होता है कि इसको रीन्यू करवाया जाता है। ठीक है, रीन्यू करवा के फिर से करवा सकते हो। एक चीज़ होता है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? तो अगर किसी भी नए चीज़ को हम बनाए हैं तो उसका अधिकार 20 साल तक हमको मिला होता है कि मेरे अलावा वो चीज़ को दूसरा कोई नहीं बना सकता है। हम चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। चलो आगे देखना। देखो ये तो GI टैग का हो गया 10 साल का। अब देखना ये पहली बार कब आया था? तो 1999 में। ठीक है, 1999 में इसका एक्ट आया था कि ऐसा GI टैग का कुछ होना चाहिए। 2003 में क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, और पहली बार 2004-05 में, पहली बार 2004-05 में किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को क्या दिया गया? GI टैग। वहीं बात करते हैं अभी हाल ही में कांगड़ा चाय। ठीक है, हाल ही में अभी कांगड़ा चाय को भारत में ही नहीं, यूरोपीय कंट्री द्वारा, ठीक है, यूरोपियन यूनियन द्वारा क्या दिया गया? तो GI टैग। ठीक है, यूरोपियन यूनियन द्वारा क्या दिया गया? GI टैग, मतलब हर देश में दिया जाता है। वहीं बात करते हैं इसाद आम हुआ, जैसे देखना अल्फांसो आम। ठीक है, अल्फांसो आम कहाँ का है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। और देखना जर्दालू आम। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये है हमारे बिहार का, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। और अभी हाल ही में एक लंगड़ा आम को GI टैग मिला है, जिसका आप लोग बताइएगा कि ये किस राज्य का है। ठीक है, लंगड़ा आम को GI टैग मिला। सबसे ज़्यादा GI टैग किसके पास है? तो ये है आपका तमिलनाडु के पास, लगभग 55। ठीक है, सबसे ज़्यादा GI टैग किस राज्य को मिला हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। 33 क्वेश्चन नहीं, आई थिंक 100+ क्वेश्चन कवर हो गया है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारी कोचिंग में भी इससे भी बेटर, मतलब इससे यहाँ पे सिर्फ आपका GK और GS हुआ, वहाँ पे क्लास में मैथ, GK, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब चल रहा है। तो हमारी कोचिंग में भी आइए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है।